Hey guys, welcome back again. So next revisionary class, and it's basically share capital, and it's a fourth one. So in which I'm going to start with the topic of buyback. But buyback में कितने टॉपिक हैं, कितने प्रोविजंस हैं? तो पहले नंबर ऑफ सेक्शंस के रिगार्डिंग यहाँ पे बात कर लेंगे. तो you can see the number of sections over there. So first of all we have a section number 67, then 68, then 69, 70, and again we have one more rule of it's a share capital and debenture rule over there. So you can see the rule criteria. तो वन बाय वन इन सभी टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कैरी ऑन करेंगे. बट उससे पहले अब ये सेक्शंस था जो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं. तो जो बायबैक में हम लोग कवर करने वाले हैं. हाँ, 67 किसके रिगार्डिंग है? इट्स ऑल अबाउट द रिस्ट्रिक्शन ऑन बायबैक. 68 किसके रिगार्डिंग है? इट्स एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ द बायबैक. बेसिकली द पावर एज गिवन बाय द लॉ मेकर टू द कंपनी टू बायबैक द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज ओवर देयर. 69 अगेन 69 इट्स बेसिकली CRR concept over there, and 70 it's a prohibition on buyback, and we have again a rule. सो इसके रिगार्डिंग पूरा डिटेल यहाँ पे जो रिविजनरी पार्ट है तो उसको मैं आगे कैरी ऑन कर रहा हूँ. सो विच वी हैव टू टेक इन अकाउंट. तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, सो फर्स्ट पार्ट जो यहाँ पे हम लोग कैरी ऑन करने वाले हैं. सो यू कैन सी इट्स रिविजनरी पार्ट 4, एंड 67 से मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा. एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसमें से कुछ पार्ट 68 ने ऑलरेडी क्या कर दिया, सुपरसीड कर लिया 68 ने अपने आप. बट स्टिल यहाँ पे प्रोविजन 67 का रखा गया. एंड 67 ऑलवेज हैविंग टू डिफरेंट पार्ट, यू कैन सी ओवर देयर. एंड इसमें क्या क्या नॉर्म्स है, क्या क्या प्रोविजन है, सो उसको मैं आगे कैरी ऑन कर रहा हूँ. बट उससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं 67 में एक टर्म रखा गया, एंड इट्स ए रिस्ट्रिक्शन. एंड रिस्ट्रिक्शन व्हाट डज इट मीन? इट्स ए रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेज बाय द कंपनी और गिविंग एनी पर्टिकुलर लोन to for the purpose of purchasing its shares. So 67 basically the restriction as imposed by the lawmaker over the company. So neither company itself nor company can provide a loan to any other person over there in order to purchase its shares. So start with the topic, and we have a subsection 1 first, and subsection 1 it's a restriction for a company, and restriction for a company, and you can see over there there's a term. एंड विच कंपनी? द कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल. एक बात कंफर्म है, यहां पे हम लोग जिस कंपनी में शेयर नहीं है उस पे प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा. अच्छा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि रीजन बीइंग वी हैव स्पेसिफिक एंड क्लियर टर्म, एंड यू कैन सी ओवर देयर शेयर्स. तो परचेज किसका होना है बेटा? शेयर्स का. तो रिस्ट्रिक्शन की यदि बात करें तो डेफिनेटली इट्स अ शेयर्स. सो दैट्स व्हाई वी हैव अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रोविजन. एंड सिंपल यहां पे प्रोविजन है नो कंपनी, एंड देयर इज अ वर्ड कंपनी, एंड दैट्स व्हाई द टर्म इंक्लूड first part it's a public company, and second this also include you can say the private company. So both will be there because subsection 1 talks about the company, and the company term include both public as well as the private. You can see over there, shall buy its own securities unless the consequent reduction of capital is effected under the provision of Companies Act. तो इसको सिंप्लीफाई यहां पे करो. इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है बेटा कि किसी भी कंपनी को अपने शेयर्स खरीदने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि आपका सबसेक्शन 1 ऑफ 67 में क्लियरली मना किया गया दैट नो कंपनी शेल. हाउएवर वी हैव एन एक्सेप्शन, एंड एक्सेप्शन सिंपल लिखा हुआ है इट्स ए कॉन्सिक्वेंट ऑफ रिडक्शन. तो वी हैव अ सर्टेन सेक्शन अंडर द कंपनीज एक्ट where what we can do, the company can do one thing, company can reduce the share capital. अब वो सेक्शन क्या है वो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा, एंड आगे आने वाले लेक्चर में हो सकता है मैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्कस करूंगा. तो क्लियरली उसमें प्रोविजन क्या रखा गया? इट्स ऑल अबाउट द रिडक्शन ऑफ कैपिटल, एंड ड्यू टू विच रिडक्शन ऑफ कैपिटल वो कहीं ना कहीं परचेज हो सकता है, बट उसके अलावा किसी और फॉर्म में कंपनी अपने शेयर को रिड्यूस नहीं कर सकती. एंड एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन ओवर देयर ऑन परचेजिंग इट्स ओन सिक्योरिटीज. तो प्लीज अब वो प्रोविजन क्या हो गया कि सर स्पेसिफिकली कुछ ऐसे सेक्शन है जहां पे क्लियरली मना किया गया है, एंड जो मना किया गया तो उसको हमने कंसिडर करना पड़ेगा. एंड जहां पे अलाउ किया गया है कि आप अपने कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हैं, एंड कुछ और भी प्रोविजन है जो यहां पे मैं आपको, अच्छा उसमें से कुछ एलिमेंट मैं आपको बता रहा हूं. एक बेटा सेक्शन है जो आपने पढ़ा होगा, सेक्शन नंबर विच वन? 66. इट्स ऑल अबाउट द रिडक्शन ऑफ कैपिटल. एंड दूसरा यदि मैं पॉइंट की बात करूं, सेक्शन नंबर इट्स सेक्शन नंबर 55. आई होप ये दोनों ही प्रोविजन आपको याद होगा. 68 डील्स विद रिडक्शन ऑफ कैपिटल.
तो वो आपको अलाउ किया गया. एंड 55, and you can see over there it's a redemption of which shares, it's a preference shares. In both the cases there is a reduction of capital, but वो again allow किया गया. तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे पॉइंट याद रखेंगे. एंड 55 मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था रिवीजन पार्ट में, और इवन उसका डिटेल पार्ट आप देख सकते हैं. तो पूरा डिटेल लेक्चर भी है प्रेफरेंस शेयर्स के रिगार्डिंग, वेयर द कंपनी कैन रिड्यूस इट्स shares, but the nature of share is what? Preference. So in both the cases the applicability of 67 will not be over there. तो 67 उन दोनों प्रोविजन पे अप्लाई नहीं होगा. तो 66 and 55 it's exception of 67 over there. तो आई होप यहां तक पॉइंट समझ में आ गया. तो 67 का जो क्राइटेरिया था बेटा, पहले हम लोगों ने उसको डिस्कस किया. एंड 67 का सबसे पहला सबसेक्शन क्या कहता है कि किसी भी कंपनी वेदर इट इज अ पब्लिक और प्राइवेट एंड दे हैव नो अथॉरिटी टू बाय इट्स ओन सिक्योरिटीज. However, we have an exception 66 and 55, which means reduction, and we have, you can say, the redemption of preference shares. Some of the section can be there. जो आने वाले लेक्चर में वो डेफिनेटली आप लोगों को कहीं ना कहीं कवर होगा, या फिर आपने कहीं ना कहीं वो पढ़ा होगा. तो आगे हम लोग मूव करते हैं, सबसेक्शन 2 पे आते हैं बेटा. एंड सबसेक्शन 2 यू कैन सी ओवर देयर, एंड इट्स अ पब्लिक कंपनी. एंड प्लीज पॉइंट यू नोटेड, सबसेक्शन 1 में एंड सबसेक्शन 2 में जो सबसे पहला डिफरेंस है बेटा, in this case we have a public as well as a private, both will be there. But here we have only one category of company, and what about the name of the company? It's a public company, and specifically ये प्रोविजन किसी और कंपनी के लिए नहीं रखा गया, ध्यान रखना. तो आई होप यहाँ पे क्लेरिफाई हो गया आप लोगों को. आगे नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं. एंड नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा है? नो पब्लिक कंपनी shall give any financial assistance. Simple word, financial help. So no public company can provide any financial support to any person for the purpose of purchasing of or subscription of any particular shares in a company or even its holding company. So we have a restriction for public company, and it's basically the financial help, and which cannot be granted to the whom, to any person, either for purchase or subscription of security shares of ओन कंपनी इटसेल्फ और इवन इट्स होल्डिंग कंपनी. तो अपने खुद के लिए एंड होल्डिंग कंपनी दोनों के लिए क्या लगाया गया? रिस्ट्रिक्शन लगाया गया. एंड इन दोनों में ही आपको अलाउ नहीं किया गया किसी भी मैनर में क्या आप किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को लोन प्रोवाइड करें, कोई फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करें, जिससे वो क्या करें, आपकी कंपनी के ही शेयर या आपके होल्डिंग कंपनी के शेयर कहीं ना कहीं वो परचेज कर रहे हैं. तो नॉट अलाउड. तो आई होप फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया आपका. हाँ, लेकिन अगेन एप्लीकेबिलिटी किस पे नहीं है बेटा? वो जो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया यहाँ पे. तो 67 का पूरा प्रोविजन कहां पे अप्लाई नहीं होगा? सो यू कैन सी ओवर देयर, जो ऑलरेडी हमने 66 एंड 55 में डिस्कस किया, तो वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो उसमें मैं यहाँ पे नहीं जा रहा हूं. तो सिंपल याद रखना कि फाइनेंशियल हेल्प अगेन मना है, नहीं दे सकते हैं, बट एक्सेप्शन विल बी देयर, एंड जहां पे सबसेक्शन 2 अप्लाई नहीं होगा. तो अब हम लोग उस एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं. अच्छा, आगे सबसेक्शन 2, यहां पे एक पॉइंट याद रखना, इट्स नंबर 1 ओनली फॉर पब्लिक कंपनी and for the own shares as well as the what, it's a shares of holding company. Please point to be noted. सब्सिडरी के रिगार्डिंग यहाँ पे नहीं है, तो अपने खुद की कंपनी और अपने एक ऊपर मतलब होल्डिंग कंपनी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं. सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट पार्ट, अब नॉन एप्लीकेबिलिटी, विच मीन्स कहां पे आप हेल्प दे सकते हैं, कहां पे वो प्रोवाइड किया जा सकता है, कहां पे फंड हम लोग दे सकते हैं. नंबर 1, इट्स ए बैंकिंग कंपनी. एंड यू नो वेरी वेल बैंकिंग कंपनी का ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है बेटा? इट्स गिविंग अ लोन, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एक्सेट्रा ओवर देयर. सो बैंकिंग कंपनी के ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा. तो इसका मतलब है कि बैंकिंग कंपनी ने किसी को फंड दिए लोन के फॉर्म में, एंड वो पर्टिकुलर पर्सन उसी कंपनी के शेयर क्या करता है, परचेज यदि कर लेता है, सो 67 वो कवर नहीं होगा, मतलब उसके ऊपर किसी भी नेचर का रिस्ट्रिक्शन अलाउ नहीं है. तो वी हैव फर्स्ट एक्सेप्शन व्हिच मींस एग्जम्पशन एज ग्रांटेड टू द होम, टू द बैंकिंग कंपनी, बट इट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस ओवर देयर, which we need to understand. So it's ordinary course of business, and ordinary course of business of which company? It's a banking company. Now second part, second में बोला गया बेटा कि that again scheme approved by passing SR for giving money in order to purchase or subscription of fully paid up shares either of the company itself or even of holding company, which is going to be held by the employee or a trustee, but that should always for benefit of whom? Employees. तो conclusion क्या हो गया कि that company shall frame a scheme, and scheme already हमने discuss किया था, it's employee stock option scheme, and that can be even employee stock option scheme or purchase scheme can be there. एंड बट दोनों ही स्कीम कोई भी हो बेटा, उसको पहले हमें क्या करना है? वी नीड टू गेट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर फर्स्ट, एंड जब तक वो स्कीम अप्रूव नहीं होगा तब तक हम उसमें किसी भी नेचर का एम्प्लॉयज को बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करते हैं. सो वी हैव टू गेट द कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर बाय पासिंग
SR स्पेशल रेजोल्यूशन, जो आगे आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा 114 में वी हैव OR एंड SR। तो यहां पे उसके रिगार्डिंग में डिटेल कुछ भी टर्म नहीं बता रहा हूं, सिंपल जो कंसिडर लेना बेटा, इट्स अ स्पेशल रेजोल्यूशन व्हिच वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट। तो जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर को अप्रूवल लेना कंपलसरी है एंड वो SR पास करके एंड वो स्कीम आपको अप्रूव करवाना पड़ेगा। अब उस स्कीम में जितने भी शेयर इशू होने वाले बेटा, तो उसके लिए फाइनेंशियल हेल्प नंबर 1 किसको देंगे? एम्प्लॉइज को। नंबर 2 किसको दिया जाएगा? ट्रस्टी आप बना सकते हैं, बट वो ट्रस्टी अगेन किसके बेनिफिट के लिए होगा? इट्स ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज। सो द फंड कैन बी गिवन either to the employees over there, and that can also be even trustee as framed by the company, but again for the benefit of whom? Employees. So we have a second exception, and it's basically the benefit of employee will be there, and which is granted, but condition apply, scheme must be approved by passing special resolution. I hope इसके regarding 62 में आपने already discuss, आपने पढ़ा भी होगा, और यहाँ पे प्रोविजन मैंने डिस्कस भी किया है। तो 62 इज नथिंग, इट्स अ फर्दर इशू ऑफ शेयर्स एंड वेयर वी हैव अ कांसेप्ट ऑफ स्कीम एंड वी नीड टू गेट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट। अगला पॉइंट है बेटा, लोन कैन बी गिवन टू एम्प्लॉय बट द एक्सेप्ट इज व्हाट? डायरेक्टर और केएमपी। तो लोन आप किसी भी एम्प्लॉय को देंगे, बट वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टर एम्प्लॉय एंड देन व्हिच वी हैव टू बी कंसीडर, व्हिच वी हैव टू इंक्लूड एक्सक्लूड। तो एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है एम्प्लॉय के साथ एक्सक्लूजन किसका रखा गया है? दैट एक्सक्लूजन ऑफ डायरेक्टर और केएमपी। रीजन बीइंग वी हैव अ सेपरेट सेक्शन for both the particular persons over there, it's a directors and KMP, so we'll discuss later over there। but employees को आप जो लोन प्रोवाइड करेंगे बेटा, मैक्सिमम लिमिट एज imposed by the lawmaker and simple लिखे not exceeding 6 month salary over there in order to purchase, again the share must be fully paid up in both the cases, either simple the company itself or even holding company, but that should always for beneficial owner। तो इसका मतलब है हम लोग एम्प्लॉयज को फंड प्रोवाइड कर सकते हैं बेटा, एंड वो फंड आप किस पर्पस के लिए देंगे? फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग द सिक्योरिटी शेयर्स ओवर देयर, बट मैक्सिमम लिमिट एज मेंशन्ड बाय द लॉ मेकर, इट्स अ 6 month सैलरी, बट प्लीज एक्सक्लूजन विल बी देयर, डायरेक्टर्स और केएमपी को यहां पे इंक्लूड नहीं किया गया। सो जस्ट एक्सक्लूड द डायरेक्टर और एम्प्लॉय ओवर देयर। तो देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन, एंड वो रिस्ट्रिक्शन जो अमाउंट का रखा गया 6 months का, वो किसके रिगार्डिंग है बेटा? इट्स ऑल अबाउट द एम्प्लॉयज, बट दैट डज नॉट मीन कि डायरेक्टर और एम्प्लॉय केएमपी को भी इंक्लूड करना है। तो उसमें उन दोनों को क्या करना है? यू हैव टू एक्सक्लूड द डायरेक्टर और केएमपी एंड नाउ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय विल बी देयर, एंड हाउ मच अमाउंट? इट्स अ 6 month salary, but please in both the cases शेयर्स fully paid up must be there, and it's again a fully paid up, and please जो शेयर होगा वो एम्प्लॉय को अपने ही बेनिफिट के लिए खरीदना है, एज अ बेनिफिशियल ओनर आपको कंसिडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट सर 67 का यदि कॉन्ट्रावेंशन हुआ, इफ देयर इज अ कॉन्ट्रावेंशन व्हिच मींस सबसेक्शन 1 और 2 दोनों में से किसी का भी आप वॉयलेशन करते हैं, so we have only one concept and the penalty imposed by the lawmaker। so how much amount of the penalty? so you can see first of all the penalty for company, and company के लिए penalty कितना रखा गया बेटा? it's not less than, which means minimum it's 1 lakh rupees, but which may extend to it's a 25 lakh rupees। so first part, and this is a penalty for which one? How much amount? It's a company, it's a minimum, you can say the 1 lakh, and that can be up to the extent of it's a 25 lakh। so criteria of the penalty for company। now we have officer in default। so officer in default के लिए punishment कितना mention किया गया बेटा? so first of all the concept of imprisonment will be there। so you can see apart from the fine, पहले हम लोग imprisonment की बात कर लेते हैं, and imprisonment maximum कितना रखा गया बेटा? so you can see it's a 3 years, तो imprisonment up to the extent of 3 years, and now we have it's and, यहाँ पे और नहीं है, it's and, तो इसका मतलब है imprisonment along with the fine, you can say the over there। तो fine कितना रखा गया बेटा? again the criteria of the fine which is basically for company, and वही same रखा गया, it's 1 lakh and which makes into 25 lakh। तो 67 में रिस्ट्रिक्शन था सबसेक्शन 1 में फॉर ईच एंड एवरी कंपनी, and subsection 2 में it's only for public company for giving any particular assistance which means financial help। हाँ, we have an again exception over there, but for contravention then we have a penalty for company, it's 1 to 25, and for officer in default first of all we have imprisonment, and then we have a fine, and fine it's a criteria will remain same which is basically for company। now move on next part।
नाउ 68 विद रूल नंबर 17। तो दोनों को सम अप करके यहां पे मैंने प्रोविजन रखा है। सो इट्स बेसिकली द क्रक्स ऑफ एंटायर कॉन्सेप्ट। तो यू कैन सी द एंटायर प्रोविजन ओवर देयर। हाँ, रिमेनिंग पार्ट जो डिटेल एस्पेक्ट है आप उसमें आराम से सेक्शन में गो थ्रू कर सकते हैं, रूल्स में भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो उसका जो कंक्लूजन वाला पार्ट है वो इस फ्लो चार्ट में आपको पूरा बायबैक नजर आएगा बेटा। सो बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोविजन यू जस्ट गो थ्रू ओवर देयर एंड विच इज अगेन रेलेवेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रोविजन, क्या रखा गया और क्या टर्म्स है, एंड रेस्ट ऑफ द प्रोविजन आप अपने बुक में, बेयर एक्ट में कहीं भी पढ़ सकते हैं, एंड जहां से भी आपके लिए कन्वेंट होगा, एंड जो भी डाउट्स है देन यू कैन आस्क। तो बायबैक में सबसे फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड, यहां पे एक पॉइंट रखा गया बेटा, इट्स ए पावर। तो अभी तक जो रिस्ट्रिक्शन वाला टर्म पढ़ रहे थे, बट नाउ द पावर हैज गिवन टू द होम, टू द कंपनी, एंड प्लीज इन दिस केस पावर फॉर सिक्योरिटीज, वी हैव अ टर्म शेयर्स। इनिशियली हमने शेयर पढ़ा एंड यू कैन सी अभी हमने शेयर के रिगार्डिंग टर्म पढ़ा बेटा, बट यहां पे जो हम लोग टर्म पढ़ रहे हैं दिस इज बेसिकली फॉर ओन सिक्योरिटीज। तो अब इसमें पावर दिया गया, एंड ये जो पावर रखा गया बेटा, एक कंपनीज एक्ट में जितने भी सेक्शन है उस पे सेक्शन क्या करता है, ओवर रूल करता है। रीजन बीइंग जब आप ये सेक्शन डिटेल में पढ़ेंगे, और डिटेल में जून वालों के लिए डेफिनेटली आपको बुक देखना पड़ेगा या फिर आपने जो नोट्स बनाए होंगे उसमें देखना पड़ेगा। बाकी दिसंबर वालों के लिए पूरा डिटेल में 68 में पढ़ाऊंगा आगे, एंड जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग ही वर्ड लिखे, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, व्हिच मींस ये पूरा ही कंपनीज एक्ट पे क्या करता है बेटा, ओवर रूल करता है। तो कॉन्ट्रडिक्शन क्या आएगा 68 के साथ, यदि किसी भी सेक्शन में कॉन्ट्रडिक्शन है देन अगेन वी हैव टू गिव अ प्रायोरिटी टू द 68 विल बी देयर। तो स्टार्ट विद द टॉपिक, एंड द फर्स्ट पार्ट इट्स अ सोर्स ऑफ fund for buyback. So we have basically three specific sources over there, and for the purpose of buyback of securities. Number one, free reserve. It's nothing, it's a free reserve. Number two, securities premium reserve, which is also known as it's a securities premium account. ये बेटा ऑलरेडी हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 52 में, इसका डिटेल प्रोविजन। तो यहां पे उसके रिगार्डिंग कुछ भी डिटेल डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो 52 आप देख सकते हैं जिसमें हमने पूरा कॉन्सेप्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के रिगार्डिंग पढ़ा है। नेक्स्ट, प्रोसीड्स ऑफ इशू, विच मींस जो भी शेयर आपने इशू किया है उससे जो अमाउंट कलेक्ट हुआ बेटा, सो दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। बट प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, द प्रोसीड्स ऑफ अर्लियर इशू ऑफ सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज नॉट अलाउड। तो देयर मस्ट बी स्पेसिफिकली, क्या लिखे, अर्लियर इशूड ऑफ द सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज और अदर स्पेसिफिक सिक्योरिटीज। तो जो अर्लियर इशू है बेटा उसको आप क्या नहीं कर सकते, यू कैन नॉट यूटिलाइज। सो व्हाट वी हैव टू डू, प्रोसीड्स मस्ट बी देयर, एंड बट प्रोसीड्स जो आपके पास आने वाला है समहाउ कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटीज आप खरीदने वाले हैं वो आप प्रोसीड से खरीद सकते हैं, बट एक्सेप्शन विल बी देयर, प्रोसीड्स ऑफ अर्लियर इशू नहीं होना चाहिए सेम काइंड ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, and remaining amount can be utilized for buyback. So overall we have, let's issue you can say the free reserve. So apart it's a free reserve, and then second part SPR, and then next part it's a proceeds of issue, but exception will be there जो आपको ध्यान रखना है, earlier element will be there। आगे बढ़ते हैं, ये था किसके रिगार्डिंग बेटा, पैसा कहां से कंपनी के पास हो सकता है जिससे वो बायबैक कैरी ऑन कर सकते हैं। तो फ्री रिजर्व हो गया, एसपीआर हो गया, एंड प्रोसीड्स हो गया, व्हिच वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट। नाउ वी हैव नेक्स्ट पार्ट, एंड यू कैन सी द मोड। तो बायबैक कहां से कर सकते हैं बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल what we can do, we can buy back the securities, and it's a securities of existing shareholders, but existing shareholder के लिए the criteria will be there, and it's a pro rata basis and it's a proportionate basis. So first of all the company will decide the proportion कि कितने रेशो में आप क्या करने वाले हैं, बायबैक करने वाले हैं। लेट्स से टेक एन एग्जांपल, 5:2 can be there, and then 6:1 can be there, 10:2 can be there, anything can be there as per the convenience of the company, but subject to the compliance of 68. So pro rata will be there and it's existing shareholder. Now the company can directly purchase from open market, and it's always through the stock exchange. So what we can do, the company again having an option कि instead of existing directly you can do one thing, open market से आप खरीद सकते हैं whatever be the price over there, and it's a stock exchange will be there, you know very well. Next, इवन वी कैन परचेज फ्रॉम एम्प्लॉइज। तो आप दोनों कैटेगरी हटा दो, एग्जिस्टिंग भी हटा दो एंड प्रोराटा भी आपका ओपन मार्केट, तो आप स्पेसिफिकली एम्प्लॉइज हो बेटा उससे भी आप खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब है जो स्कीम के अंदर एम्प्लॉइज को शेयर्स दिया गया था, दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटीज कैन बी अगेन ब्रॉट बाय होम, बाय द कंपनी। तो वो भी सिक्योरिटीज आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, वो भी अलाउ किया गया है। सो इट्स बेसिकली वी हैव थ्री ऑप्शंस, नंबर वन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन प्रोराटा बेसिस, number two open market, and number three what we can do, its employees will be there. So it's a first part जो अभी हम लोगों ने क्लियर किया, सोर्स एंड फ्रॉम वेयर what we can do, we can buy back.
अब आते हैं जो पूरा मैंने ब्रीफ टर्म रखा गया एंड जो आपको डिटेल आपको बुक में मिल जाएगा, बेर एक्ट में मिल जाएगा। सो आप कहीं भी चेक कर सकते हैं, बट उसका जो कंक्लूजन है वन बाय वन वो पॉइंट यहां पे मैं सारा डिस्कस करने वाला हूं। सबसे फर्स्ट कंडीशन ये बेटा, बायबैक करने से पहले आपको अपने आर्टिकल्स चेक करने पड़ेंगे। देयर मस्ट बी इन पावर इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। So if a company having an authority in article of association, then the company can proceed for the purpose of buyback. और यदि आर्टिकल में प्रोविजन नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन नंबर 14 विल बी देयर एंड आर्टिकल को चेंज करना पड़ेगा एंड वहां की जो कंडीशंस हैं देन यू हैव टू अबाइड बाय द कंडीशंस स्पेसिफाइड इन सेक्शन नंबर 14 which is basically for alteration of AOA. Next part. Now the company need to do one thing. एसआर पास करने की रिक्वायरमेंट है, बट वो किसके लिए? इफ द बायबैक विच इज बेसिकली 25% ओवर देयर, बट 25% ऑफ व्हाट? इट्स a 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व एंड प्लस एसपीआर। इन तीनों ही टर्म को ऐड कर दो, उसका कितना परसेंट अलाउ किया गया बेटा? इट्स a 25% ओवर देयर। इफ यू बाय बैक ओवर देयर तो 25% तक बायबैक करना चाहते हैं तो एसआर आपको पास करना पड़ेगा एंड 25%, एंड प्लीज वो मैं यहां पे लिख देता हूं, इट्स a पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस एसपीआर। एंड प्लीज इन सबको टोटल ऐड करके उसके बाद आपको 25% करना है। तो आप स्पेसिफिकली बायबैक एसआर के थ्रू करना चाहते हैं तो 25% तक आपको ग्रांट किया गया, अलाउ किया गया। लेकिन इफ यू वांट टू डू द बायबैक विदाउट पासिंग एसआर विच मींस बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन के थ्रू ही करना चाहते हैं, सो वी हैव अ लिमिट एंड इट्स a 10%, बट इन दिस केस 10% इट्स a पेड अप equity share capital and the plus free reserve and plus we have SPR। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना बेटा। In this case we have paid up capital which include equity as well as the preference, both will be there, but while we are going to do the buyback by passing board, then we have only paid up equity share capital, rest of the provision will remain same। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? So in first case we have equity and preference, both will be there, but in second case we have only one part and it's a paid up equity share capital and rest of the provision will remain same। Now we have next third point। So buyback पूरे साल में इक्विटी का कितना हो सकता है बेटा? इन वन फाइनेंशियल ईयर द कंपनी कैन डू द बायबैक, इट्स ओनली अप टू द 25% देयर ऑफ। तो जितने भी इक्विटी शेयर कैपिटल है बेटा उसका कितना परसेंट बायबैक हो सकता है? इट्स 25%। प्लीज पॉइंट ऑफ नोटेड, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो 25% टोटल बायबैक एंड अगेन बोर्ड के थ्रू 10%, बट इक्विटी का बायबैक आप किसी के थ्रू करेंगे तो 25% ऑफ द पेड इक्विटी शेयर कैपिटल से बियॉन्ड नहीं हो सकता है। इट्स लिमिट फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी। नाउ वी हैव अ सेकंड पार्ट, डेट इक्विटी रेशियो। बायबैक के बाद कितना मेंटेन करना है? सो दैट मस्ट बी 2:1। हाउ मच अमाउंट? सिंपल रेशियो कितना होगा बेटा? इट्स 2:1। और यदि उससे ज्यादा या फिर किसी भी नेचर का चेंज करना चाहते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द कंपनी इज अंडर ऑब्लिगेशन टू गेट द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सीजी इज मैंडेटरी, सो वी हैव 2:1 एंड अदरवाइज सीजी अप्रूवल इज मैंडेटरी। बिफोर बायबैक जितने भी शेयर्स हैं बेटा दैट मस्ट बी फुल्ली पेड अप। तो बायबैक से पहले कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं वो कंफर्म है क्या होना चाहिए? फुल्ली paid up is mandatory। Now we have next part. If the company is listed, then SEBI regulation will be there, and if company is unlisted, then it's a CG rule. So criteria will be there, SEBI and CG rule. But listed company, then SEBI, unlisted, it's a CG rule, and then gap which we have to maintain between two buyback, and it's 1 year। कि जब एक बायबैक आज हुआ तो नेक्स्ट बायबैक आप कितने टाइम के बाद कर सकते हैं बेटा? सो देयर मस्ट बी अ पीरियड एंड व्हिच वी हैव टू मेंटेन अ गैप एंड इट्स 1 year इज मैंडेटरी। नाउ वी हैव नेक्स्ट, the company is under obligation to give a notice of general meeting, but why? To give the buyback by passing SR, then general meeting is mandatory, and that's why we have to do one thing, notice of general meeting must be there। and please वापस से रिपीट करो, ध्यान से सुनना, यहां पे बायबैक कर रहे हैं इसका मतलब ये स्पेशल बिजनेस है, एंड जहां स्पेशल बिजनेस होगा इमीडिएटली आपको रिमाइंड करना है 102। एंड व्हाट डज इट मीन? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट टू बी एनेक्स्ड, एंड व्हाट अबाउट द नेम ऑफ द स्टेटमेंट? इट्स एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, एंड जो किसके साथ आपको एनेक्स करना पड़ेगा बेटा? इट्स नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। विदाउट स्टेटमेंट नोटिस इज इनकम्प्लीट, सो इट्स मैंडेटरी पार्ट एंड ये 102 में प्रोविजन रखा गया है। नेक्स्ट, बायबैक कंप्लीट कितने टाइम में होगा बेटा? 1 year, विच मींस आप बायबैक यदि एसआर पास के कर रहे हैं, एसआर के थ्रू कर रहे हैं, देन स्टिल वी हैव 1 year, बोर्ड के थ्रू स्टिल वी हैव 1 year। तो इन बोथ द केसेस यू हैव टू मेंटेन अ क्राइटेरिया एंड एक साल तक वो रेजोल्यूशन आपका वैलिड रहेगा। अदरवाइज it's again expiry of 1 year, then resolution will become invalid and again the process will remain same। Now we have next point,
एंड अगला पॉइंट कि बायबैक जब आप करने वाले हैं, सो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जो आप डिटेल आपने पढ़ा होगा कि एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी भी फाइल करना कंपलसरी है बेटा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द परचेजिंग ऑफ शेयर्स। मतलब आप कंपनी में जो ओनरशिप है वो कम होते जाएगा, मतलब आप अपनी होल्डिंग क्या कर रहे हैं, सो विड्रॉ कर रहे हैं। तो समहाउ इंटरेस्ट कैन बी देयर एंड जो कहीं ना कहीं क्रेडिटर्स का इफेक्ट हो सकता है। तो लॉ मेकर ने क्लेरिफाई किया कि दैट द डिक्लेरेशन हैज टू बी फाइल्ड ओवर देयर एंड डिक्लेरेशन इज नथिंग, इट्स सॉल्वेंसी। कि जब आप बायबैक करने वाले हैं एट दैट टाइम कंपनी विल रिमेन सॉल्वेंट एंड बायबैक कंप्लीट होने के बाद 1 ईयर तक कंपनी, जिस दिन आप डिक्लेरेशन फाइल करते हैं 1 साल तक कंपनी क्या होना चाहिए बेटा, सॉल्वेंट इज मैंडेटरी। एंड ये डिक्लेरेशन किसको फाइल करना है, ROC in case of you can say the unlisted company, and for listed ROC as well as the SEBI both will be there and it's mandatory। and ये फाइल किस कौन करता है बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड इस डिक्लेरेशन पे 2 डायरेक्टर को साइन करना है एंड आउट ऑफ 2 1 कैन बी एमडी कंपनी में दी है। तो एक आपका एमडी है तो मैंडेटरी एमडी को साइन करना पड़ेगा, और एमडी नहीं है सो डेफिनेटली 2 डायरेक्टर्स इज मैंडेटरी एंड इट्स क्राइटेरिया एंड ऑब्लिगेशन। सर ये डिक्लेरेशन गलत दिया है, डिक्लेरेशन गलत दिया, देन पेनल्टी विल बी देयर। सो सिंपल क्राइटेरिया, डिक्लेरेशन मस्ट बी देयर व्हिच वी हैव टू फाइल। आगे नेक्स्ट, अच्छा इन सब के लिए फॉर्म्स है व्हिच यू हैव टू गो थ्रू, वो सारे फॉर्म आपको रिटेन करने हैं, क्योंकि जब बायबैक की बात करते हैं तो अगेन नंबर ऑफ फॉर्म्स अप्लाई होता है शेयर कैपिटल का, तो वो सारे फॉर्म आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू रिटेन। एंड ये सारे फॉर्म आपको कहीं और नहीं बेटा, रूल नंबर 17 में डेफिनेटली आप देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट, वंस द सिक्योरिटीज ब्रॉट बैक ओवर देयर, देन उन सभी सिक्योरिटीज को डिस्ट्रॉय करना कंपल्सरी है बेटा। एंड व्हाट अबाउट द टाइम पीरियड, एंड इट्स 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बायबैक। 7 दिन के अंदर अंदर फिजिकली एक्सटिंग्विशमेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सिक्योरिटी इट्स मैंडेटरी ओवर देयर एंड वो आपको कैरी ऑन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, whether the company can issue the fresh securities or not, simple, it's a prohibition for 6 months। तो 6 महीने के लिए एक रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन लगाया गया है, बट 6 महीने के बाद आप नए सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं बायबैक कंप्लीट होने के बाद। लेकिन विद इन 6 मंथ even new securities can be issued by the company but not for you can say the fresh issue, it's only for existing obligation। what about the existing obligation, मान लो कंपनी ने डिबेंचर इशू किया था which is of convertible nature, तो जब बायबैक आप करने वाले थे तो उसी पीरियड ऑफ टाइम में या फिर 6 मंथ में क्या कर गया बेटा, फॉल कर गया कन्वर्जन के लिए, तो अब उन सभी डिबेंचर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा, वी हैव नो चॉइस। सो दैट्स व्हाई इट्स न्यू ऑब्लिगेशन, आंसर इज नो, इट्स एग्जिस्टिंग वन। दूसरा, लोन अगेन कन्वर्टेबल, गो फॉर इट। देन यदि आपने बोनस पहले डिक्लेयर कर रखा है तो आप अगेन बोनस भी दे सकते हैं। तो ये कुछ एग्जम्पशन है जो आपको अलाउ किया गया है कि विद इन 6 मंथ इन सभी कैटेगरी में आप क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी इशू कर सकते हो। बट इसके अलावा फ्रेश की यदि मैं बात करूं विच इज टोटली बैन ओवर देयर विच वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट। नेक्स्ट, द कंपनी इज अंडर ऑब्लिगेशन टू मेंटेन ए सेपरेट रजिस्टर ऑफ बायबैक, ये आपको कहीं ना कहीं क्या करना है, मैंडेटरी मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है। एंड अगेन इसके लिए भी फॉर्म है जो आप रूल 17 में देख सकते हैं बेटा। नेक्स्ट, filing of return is again mandatory and listed company है तो ROC and SEBI will be there and it's unlisted then ROC will be there। and how much time period has given by the lawmaker, 30 days once the buyback completed over there। तो बायबैक कंप्लीट होने के बाद आपको कई सारे काम करने बेटा जो आपको ध्यान में रखना है। यू हैव टू फिजिकली डिस्ट्रॉय द सिक्योरिटीज, यू हैव टू डू वन थिंग, किसी भी नेचर का सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकते 6 महीने तक। नेक्स्ट पार्ट, बायबैक कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट बायबैक के लिए यू हैव टू मेंटेन 1 ईयर गैप। एंड द नेक्स्ट पार्ट, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी आपको फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट, आपको आरओसी और सेबी को इवन क्या करना है, डिक्लेरेशन फाइल भी करना है और साथ में रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा बायबैक कंप्लीट होने के 30 डेज के अंदर। सो दीज आर द कंडीशन व्हिच वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट। एंड जैसे कि मैं आपको रिपीट कर रहा हूं अगेन, ये सब के सब करेक्ट है बेटा, डिटेल प्रोविजन आप आराम से सेक्शन में देख सकते हैं एंड विच इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो प्लीज इट्स ओनली फॉर रिवीजन पार्ट, ये ध्यान रहे। तो आपको डिटेल एक बार गो थ्रू करना है क्योंकि एग्जाम में डेफिनेटली इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक विल बी देयर। ऑल्दो इवन क्लास में न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस हुआ होगा आप लोगों से, या फिर आप न्यूमेरिकल्स भी देख सकते हैं क्योंकि इवन कई बार न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। सो प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड ओवर देयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, नेक्स्ट जो प्रोविजन ये रखा गया है एंड विच इज बेसिकली फॉर पेनल्टी। तो आपने बायबैक के किसी भी प्रोविजन को कॉन्ट्रावेंट किया तो 68 कैन बी देयर, रूल कैन बी देयर एंड सेबी गाइडलाइंस कैन बी देयर। सो पेनल्टी विल बी देयर एंड यू कैन सी द अमाउंट ऑफ पेनल्टीज। तो सबसे फर्स्ट, कंपनी के लिए कितना पनिशमेंट है बेटा, सिंपल, फाइन नॉट लेस देन 1 lakh एंड मैक्सिमम अप टू 3 lakh विल बी देयर। तो इट्स ए पेनल्टी फॉर कंपनी। तो कंपनी के लिए फाइन, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 68, रूल कैन बी देयर
and listed company तो SEBI regulation will be there. And how much amount? It's sir 1 lakh rupees. And how much amount? It's 3 lakh rupees will be there, and it's for company. Now we have a second. It's officer in default, and you can see over there officer in default के लिए first of all we have imprisonment. Punishment will be there, and punishment by way of imprisonment, and it's a 3 years. It's again maximum. Please point to be noted. और अभी अच्छी बात ये 67 में एंड था, बट यहाँ पे एंड नहीं है, और फाइन कितना लिखा है 1 लाख एंड विच में एक्सटेंड टू 3 लाख. द क्राइटेरिया फॉर कंपनी इन बोथ द सेक्शन विल रिमेन सेम. वहां पे भी था आपका वही सेम पॉइंट उसके लिए कंपनी के लिए एंड डायरेक्टर ऑफिस इन डिफॉल्ट के लिए, यहाँ पे भी सेम पॉइंट रखा गया है. हाँ, एडिशन पॉइंट क्या है बेटा यहाँ पे, और बोथ. 67 में और बोथ क्यों नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी उसमें एंड लिखा हुआ था, बट यहाँ पे और लिखा हुआ है, सो बोथ वाला प्रोविजन एंड में लॉ मेकर ने मेंशन कर रखा है. सो ये था कहानी किसके रिगार्डिंग, बायबैक के 68 रूल एंड कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के रिगार्डिंग. अब हम लोग नेक्स्ट स्पेसिफिक दो और टर्म की बात करते हैं, 69 एंड 70, जो ऑलरेडी यहाँ पे फ्लो चार्ट में नहीं नजर आएगा, तो वो मैं स्लाइड प्ले कर रहा हूं जिसमें वो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि विच इज रेलेवेंट फॉर ऑल ऑफ अस. तो अब वो टॉपिक है क्या, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक. सो यू कैन सी ओवर देयर. सो वो प्रोविजन यहां पे आप देख सकते हैं बेटा. तो सबसे फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद 69. तो सर 69 प्रोविजन बायबैक के साथ क्यों यहां पे कनेक्ट कर रहे हैं. दिस इज बेसिकली फॉर CRR, and please point to be noted, if purchasing of securities which means buyback out of free reserve or SPA और SPR. तो एक बात कंफर्म है, अभी हमने पढ़ा था कि सर जो भी हमारे पास सोर्स है वो तीन सोर्स रखे गए थे, एंड वो था आपका फ्री रिजर्व, SPR एंड इट्स प्रोसीड्स ऑफ इशू. बट प्लीज 69 इसके लिए नहीं है बेटा, 69 फॉर these two term. Reason being, if buyback out of free reserve or securities over there, then it's a mandatory obligation for a company that a sum equals to nominal value of the securities which is going to be brought back. So what we have to do, CRR में आपको आउट ऑफ प्रॉफिट वो फंड क्या करने पड़ेंगे, ट्रांसफर करने पड़ेंगे. तो कहां से वो ट्रांसफर होगा, out of profit or reserve. So what we have to do, then transfer certain sum of money over there, and how much amount, it's basically the nominal value of shares to be brought back over there. तो उसके इक्विवेलेंट आपको सीआरआर में अमाउंट ट्रांसफर करने की रिक्वायरमेंट है, एंड बैलेंस शीट में प्लीज उसका सेपरेट आपको डिस्क्लोजर भी देने की रिक्वायरमेंट है बेटा. सो डिस्क्लोजर विल बी देयर इन बैलेंस शीट, एंड कहां से अमाउंट ट्रांसफर होगा, द अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड आउट ऑफ द प्रॉफिट ओवर देयर. तो फर्स्ट पार्ट सर बायबैक नंबर 1 कहां से हो रहा है, फ्री रिजर्व या फिर एसपीआर. तो कंडीशन ऑफ 69 विल बी एप्लीकेबल. नंबर 1 क्रिएशन ऑफ सीआरआर, number 2 transfer the sum equivalent to the nominal value of shares to be brought back. Number 3 separate disclosure in proper manner in balance sheet. तो बैलेंस शीट में आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. नेक्स्ट एक बात कंफर्म है, सीआरआर आप यहां पे रिडम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं. और इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि सीआरआर कैन बी यूटिलाइज फॉर फुल्ली पेड अप शेयर्स. तो इसका मतलब है अनइश्यूड शेयर्स, जो अभी कंपनी ने शेयर इशू नहीं किए. सो व्हाट वी कैन डू, बोनस के लिए आप ये इशू कर सकते हैं, तो बोनस के लिए आप ये यूटिलाइज कर सकते हो. तो सीआर कैन बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स. तो ये क्राइटेरिया रखा गया है. अच्छा, बोनस के लिए ऑल्दो सेक्शन ऑलरेडी मैंने पढ़ा था 63, तो सेक्शन नंबर 63 ऑफ द कंपनीज एक्ट डील्स विद द बोनस, एंड जिसमें ये प्रोविजन ऑलरेडी वहां पे भी कवर किया गया है. तो व्हाट वी कैन डू सर, बोनस के लिए सीआरआर कैन बी यूटिलाइज. तो 69 कब अप्लाई होगा बेटा, जब आप बायबैक कर रहे हैं फ्री रिजर्व या फिर एसपीआर से, देन द क्राइटेरिया ऑफ द 69, इट्स अ मैंडेटरी ऑब्लिगेशन फॉर अ कंपनी. नाउ वी हैव नेक्स्ट, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ध्यान रखना. So it's relevant over there, and you can see it's a prohibition. It's all about the prohibition on buyback in certain situation or circumstances. So prohibition, but 70 में prohibition लगाया गया. सबसे पहला पॉइंट ये बेटा, no company either directly or indirectly can purchase its own securities or shares over there through any subsidiary. तो किसी भी सब्सिडरी के थ्रू आप बायबैक मतलब अपने शेयर्स नहीं खरीदवा सकते हैं, कोई अपने सिक्योरिटीज परचेस करने के लिए आपको अलाउ नहीं करना है. नाइदर फॉर ओन सब्सिडरीज, तो क्राइटेरिया विल बी देयर. इसका मतलब है एनी सब्सिडरी विच आल्सो इंक्लूड इट्स ओन सब्सिडरीज. सो ये पॉइंट पहला आ गया बेटा, एंड जिसमें कंपनी के लिए
पहला प्रोहिबिशन आपका एब्सोल्युटली रखा गया है, एंड वो किसके लिए रखा गया है कि दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू एनी ऑफ द सब्सिडरीज इंक्लूडिंग द सब्सिडरी ऑफ इट्स ओन कंपनी। तो अपने खुद के जो सब्सिडरीज हैं बेटा, उसकी मैं यहां पे बात कर रहा हूं। नेक्स्ट, investment company and group of investment companies. Again, second part. So no company can directly or indirectly allow any investment company or even a group of investment companies to purchase the shares or securities over there. तो again वो भी आप allow नहीं कर सकते हैं. So we have a two prohibition. Number one, subsidiaries. Number two, it's investment companies over there. Now we have a third part which we have to take into account. And third में बेटा, it's all about the default. तो if there is a default, number one, डिफॉल्ट किसके रिगार्डिंग है बेटा? सो इट्स अ डिफॉल्ट नंबर वन, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स either whether accepted before commencement of this act or even thereafter. So we just ignore it. Simply you just retain it's a repayment of deposit जो mature हो चुका है, but आपने repay नहीं किया. Number two, interest on deposits. Thereon is nothing. It's again a deposit. It's a default number two. So first part repayment. Second, default in payment of interest thereon. Third default, it's a redemption of debentures. Fourth default, it's a redemption of preference shares. तो डिवेंचर यदि रिडीम करने के लिए रेडी हो चुका है बेटा, एंड यदि कंपनी ने रिडीम नहीं किया, सो अगेन इट्स अ डिफॉल्ट ऑफ अ कंपनी, एंड फिर से अगेन बायबैक पे क्या है, प्रोहिबिशन लगाया गया. प्रेफरेंस शेयर्स जो आपको रिडीम करना था, अगेन आपने रिडीम नहीं किया, सो इट्स अगेन अ प्रोहिबिशन ओवर देयर, एंड यू कैन सी नेक्स्ट डिफॉल्ट. सो ये था थर्ड एंड फोर्थ, ये हो गया प्रेफरेंस शेयर्स के रिगार्डिंग, ऑल्दो दोनों एक ही साथ आप पढ़ सकते हैं. देन वी हैव फिफ्थ वन, तो इसको आप एग्जाम में पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं. एंड पॉइंट नेक्स्ट में क्या है बेटा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन एनी पर्टिकुलर शेयर होल्डर. द शेयर होल्डर इंक्लूड इक्विटी एज वेल द प्रेफरेंस, बोथ विल बी देयर. तो अगेन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, बट यदि आपने पे नहीं किया, सो इट्स अगेन अ डिफॉल्ट. एंड डिविडेंड के रिगार्डिंग, डिविडेंड के चैप्टर में आप वो डेफिनेटली पढ़ा होगा आपने, एंड अगेन आगे डिस्कस करेंगे हम लोग उसके रिगार्डिंग. तो जब जिसमें क्लियर बोला गया, वंस द डिविडेंड डिक्लेयर्ड देन दैट विल नॉट बी विड्रॉन, एंड आपको वो पे करना पड़ेगा, बट आपने पे नहीं किया एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, सो वो डिफॉल्ट मान लिया जाएगा. नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर टर्म लोन और या फिर इंटरेस्ट ऑन सच लोन. सो दिस विल बिकम इट्स अ सिक्स्थ वन, कि कोई भी आपने लोन लिया था, बट लोन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और यू कैन से द बैंक. तो whenever the loan which has been taken from the financial institutions or from the bank and which is required to be repay, बट अभी तक आपने उसको रीपे नहीं किया या फिर उस पर इंटरेस्ट पे करना था, स्टिल देयर इज अ डिफॉल्ट. तो आप अगेन क्या नहीं कर सकते, बायबैक नहीं कर सकते. नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि सर जो बायबैक है, जिस दिन ये डिफॉल्ट हम लोगों ने क्लियर कर दिया, तो क्या इमीडिएटली बायबैक कर सकते हैं? तो जब तक ये डिफॉल्ट है नंबर वन, तब तक तो आप बायबैक कैरी ऑन नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर बायबैक इमीडिएटली वंस द डिफॉल्ट मेड गुड, जैसे आपने डिफॉल्ट क्लियर किया, तो क्या बायबैक कर सकते हैं? सो प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, नहीं कर सकते बेटा इमीडिएटली, क्योंकि रीजन बीइंग लैप्स ऑफ 3 इज मैंडेटरी वंस द डिफॉल्ट सीज टू सबसिस्ट. तो जैसे ये डिफॉल्ट आपने क्लियर किया, उसके बाद अगले 3 साल तक आप बायबैक नहीं कर सकते. इट्स ए प्रोहिबिशन एज इंपोज्ड बाय सेक्शन नंबर विच वन, 70. तो 70 में पॉइंट नंबर थर्ड सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर सी में क्लियरली बोला गया बेटा कि जब तक ये डिफॉल्ट है तब तक बायबैक नहीं होगा, और अगले कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक आप बायबैक नहीं कर सकते हैं. एंड वो पीरियड ऑफ टाइम कितना होगा, 3 इयर्स. बट वो कहां से काउंट करना है आपको, जिस दिन वो डिफॉल्ट किया वंस द डिफॉल्ट मेड गुड. जैसे डिफॉल्ट आपने क्लियर किया, उसके बाद जो टाइम रखा गया, सो यू कैन सी इट्स 3 इयर्स प्रोहिबिशन विल बी देयर. नेक्स्ट, अगले कुछ सेक्शंस में भी डिफॉल्ट है बेटा. सेक्शन नंबर 92, 123, 127 एंड 129 विल डिस्कस लेटर. इन चारों सेक्शन में डिफॉल्ट है बेटा. सो अगेन जब तक ये डिफॉल्ट एग्जिस्ट है, सो कंपनी shall not purchase its own securities. So still contravention of 92, contravention of 123, contravention of 127 and contravention of 129. So it's still the company cannot buy back its securities. So these are the 3 important points which we have to take into account. And ये किसके लिए था बेटा, ये अगेन बायबैक के लिए था. एंड आप बायबैक इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रीवेंशन के केस में आप कैरी ऑन नहीं कर सकते. हाँ, एक बात याद रखना है, जो प्रोहिबिशन अभी हमने पढ़ा बेटा 3 इयर्स का, जो प्रोहिबिशन अभी हमने पढ़ा 3 इयर्स का, प्लीज पॉइंट ऑफ नोटेड फॉर सबसेक्शन 2 द 3 इयर्स प्रोहिबिशन शैल नॉट बी देयर. तो यहां पे वो प्रोहिबिशन नहीं रहेगा. तो वो प्रोहिबिशन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रखा गया बेटा, सो दैट इज ओनली फॉर यू कैन से दी व्हाट, इट्स सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 3, इट्स मीन सी, बट नॉट फॉर यू कैन से दी सबसेक्शन 2 ओवर देयर, एंड रेस्ट ऑफ द प्रोविजन के लिए भी नहीं है. तो 70 में बायबैक पे प्रोहिबिशन नंबर 1, सब्सिडीज के थ्रू बायबैक नहीं हो सकते.
इन्वेस्टमेंट के थ्रू बायबैक नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू। और existing default, number one, repayment of deposit, number two, interest thereon, number three, redemption of debenture, number four, redemption of preference shares, number five, payment of dividend, number six, it's a redemption repayment of loan, number seven, interest on all such loan as obtained from the bank or financial institutions. Then जब तक ये डिफॉल्ट है तब तक कैरी ऑन नहीं होगा, डिफॉल्ट वंस मेड गुड, देन थ्री इज प्रोहिबिशन, एंड द लास्ट वर्ड नॉन compliance of or contravention of 92, 123, देन वी हैव 127 एंड 129। तो ये था कहानी बायबैक की रिगार्डिंग। सो रिपीट कर रहा हूं, कितने सेक्शंस हम लोगों ने यहां पे डिस्कस किए बेटा। सो वी हैव, so you can see over there, so I'm talking about this section over there, and how many number of sections? 67, it's a restriction, and then 68, it's absolute concept of buyback, then 69 CRR, 70 prohibition, रूल 17 उसके रिगार्डिंग बायबैक में क्रक्स में था, एंड जो आपको डिटेल कंक्लूजन पढ़ना है, एंड डिटेल पढ़ने के बाद कोई भी डाउट है बेटा, सो प्लीज यू कैन आस्क। तो आज के लिए शेयर कैपिटल का पार्ट 4 में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट किसके रिगार्डिंग, बायबैक के रिगार्डिंग डिस्कस किए, और नेक्स्ट में आगे फिर नेक्स्ट कुछ टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।